वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। हम रिसेंट के सीरीज़ को कर रहे थे जिसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में इंस्क्रिप्शन को कंप्लीट कर लिया था और आज हम कॉइन्स एंड मॉन्यूमेंट्स को देखेंगे। अगर हम बात करते हैं कॉइन्स की, तो कॉइन हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे बताती है, इसके लिए जानने के लिए सबसे पहले हम आज का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कॉइन्स की, तो कॉइन भी हमें हिस्ट्री में काफ़ी कुछ हेल्प करती है, बहुत कुछ हिस्ट्री के बारे में बताती है। हिस्ट्री के बारे में जानने से पहले हम देख लेते हैं कि आज का कॉइन हमें क्या क्या बताता है। आज का कॉइन सबसे पहले हमें बताता है कि वो किस मेटल का बना हुआ है, उस पर क्या लिखा हुआ है, कौन सी ईयर में बना है, कौन सी गवर्नमेंट ने बनाया है, ये सब हमें आज के कॉइन से पता चलता है। वैसे ही जो हमें पिछले जो समय का कॉइन मिला है, पिछले समय के कॉइन मिले हैं, उसमें हमें पता चलता है कि वो कौन से राजा ने बनवाया था, कौन से ईयर में बना था, कौन से मेटल का बना हुआ है। मेटल से हमें ये भी पता चल जाता है कि वहाँ पर उस टाइम पर कितना मेटल, कौन सा मेटल ज़्यादा अवेलेबल था। तो ये जो है, ये सारी जो हिस्ट्री है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कॉइन से पता चलती है। हमें काफ़ी जो कॉइन्स मिले हैं, पिछले जो राजा थे उनके कॉइन्स मिले हैं, जैसे कि कुछ कॉइन्स हमें कॉपर के मिले हैं, कुछ सिल्वर के मिले हैं, कुछ गोल्ड के मिले हैं और कुछ अदर मेटल्स के भी कॉइन्स मिले हैं, जो हमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं। गाइस, जैसे कि हमने अपने सारे जितने भी सोर्सेस हैं उन सबको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है इंडिजीनियस कैटेगरी, दूसरा फॉरेन कैटेगरी। इंडिजीनियस कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जिसमें इंडिया के खुद के जो सोर्सेस हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, और फॉरेन सोर्सेस जो कि बाहर के लोगों के सोर्सेस हैं जिससे इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, वो हम स्टडी करते हैं। ऐसे ही हमने कॉइन्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड करा है, पहला इंडिजीनियस कैटेगरी और दूसरा है फॉरेन कैटेगरी। पहले हम देख लेते हैं इंडिजीनियस कॉइन्स को, जो इंडिया के खुद के राजा महाराजा के कॉइन्स थे जो हमें मिले हैं, वो पहले हम देखते हैं। जिसमें सबसे पहले जो कॉइन्स की टाइप हैं वो है अर्ली पंच्ड मार्क कॉइन्स। ये जो है, ये सबसे पहले कॉइन्स है जो कि इंडिया के जो हमें मिले हुए हैं। इन्हें पंच्ड मार्क हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एक मेटल का पीस होता है जिस पर कुछ मार्क्स को, कुछ साइंस को हम क्या कर देते हैं, पंच कर देते हैं, होल कर देते हैं। अब वो मार्क्स कौन से होते हैं? वो हो सकता है एक पहाड़ हो, एक पेड़ हो, फिश हो, बुल हो, एलिफेंट हो, क्रिसेंट हो, कुछ भी हो सकता है। कोई भी मार्क अगर हम मेटल की पीस पर पंच कर देते हैं, देन इट इज़ ऑल्सो नोन एज पंच्ड मार्क कॉइन्स। इन पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, सिर्फ मार्क्स होते हैं। अर्लीस्ट जो पंच्ड मार्क कॉइन्स हैं वो ज़्यादातर कौन से मेटल से बने हुए हैं? वो सिल्वर के बने हुए हैं। कुछ कॉपर के भी मिले हैं हमें, लेकिन जो ज़्यादा कॉइन्स मिले हैं वो सिल्वर के मिले हुए हैं। इनका शेप कैसा होता है? शेप इनका क्वाड्रिलेटरल होता है। इन जो ये मिले हैं किस टाइम के मिले हैं? तो सबसे पहले जो हमें ये कॉइन्स मिले हैं ये 6th सेंचुरी BC के मिले हैं, जो कि 4 सेंचुरी तक सर्कुलेशन में यानी कि यूज़ में रहे थे। 2nd सेंचुरी से 6th सेंचुरी तक ये हमें यूज़ में रहे हैं, ऐसा हमें इससे पता चलता है, मालूम पड़ता है। और ये पहले जो हैं किसने इशू करे थे? क्या किसी राजा ने इशू करे थे, किसी गवर्नमेंट ने इशू करे थे? नहीं, इनको जो सबसे पहले इशू करा था और यूज़ करा था वो जो मर्चेंट्स के ग्रुप होते थे, उन्होंने इसको इशू करा था और उसके बाद में स्टेट्स ने इसको यूज़ करा था। नेक्स्ट टाइप के जो कॉइन्स आए हैं वो है इंडो बैक्टीरियन कॉइन्स। अब इनमें ऐसा क्या खास था? इनमें खास ये था कि इसमें जो राजा जिन्होंने इसको इशू करा होता था उनके नाम और उनकी फ़ोटो भी इसमें छपने लगी थी, साथ में किसी भगवान की भी एक फ़ोटो ये लगवाते थे अपने उस कॉइन में। और ये कहाँ पर यूज़ होते थे? ज़्यादातर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये यूज़ होते थे। जो राइटिंग इसमें जो लिखा जाता था, इंस्क्रिप्शंस होते थे, उसमें क्या क्या लिख सकते थे? ये लिखते थे जो किंग है उनका नाम, उनके टाइटल्स जो उन्होंने अपने, जो जैसे वो जीत जाते थे, कोई विक्ट्री उनको मिलती थी तो वो एक टाइटल ले लेते थे, तो वो सारे टाइटल्स जो उनको मिले हैं या फिर उन्होंने खुद लिए हैं वो सारे टाइटल्स पे लिखवाते थे। उनके पर्सनल इंटरेस्ट, उनके शौक, उनके रिलीजन, उनके क्या बिलीव्स हैं, वो सब कुछ इसमें लिखवाते थे। और साथ में उनका जो फ्रंट साइड होता था कॉइन का, उस पर उनका फ़ोटो लगता था और बैक में किसी भी भगवान का फ़ोटो वो लगवाते थे।
अब जो है एक्चुअली ये जो कॉइन थे इन्होंने क्या करा है, जब से हमें ये कॉइन मिले हैं तब से हमें इंडो बैक्टीरियन जितने भी रूलर्स आए हैं उन सब की हिस्ट्री के बारे में पता चला है। अगर हमें ये कॉइन नहीं मिलते तो हमें इन जो ये रूलर्स हैं जो यहाँ पर आकर जिन्होंने रूल किया उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि लिटरेरी सोर्सेज में इनका कोई ज़्यादा जिक्र है नहीं। ये जो कॉइन्स मिले हैं इन्होंने ही बताया है कि ये जो रूलर्स हैं इन्होंने भी इंडिया पर आकर रूल किया है। और इसके अलावा जो इंडो बैक्टीरियन रूलर्स हैं वो पहले ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन को इशू किया था। इंडो बैक्टीरियन कॉइन्स जो हैं इनमें हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी और एक्सीलेंस है, काफ़ी अच्छे ये क्वालिटी के कॉइन्स होते थे और जिनका आज भी हमारी इंडिया के कॉइनेज पर असर देखने को मिलता है। नेक्स्ट टाइप के जो कॉइन्स हैं वो हैं शाक, पार्थियन एंड कुषाण कॉइन्स। जब इंडो बैक्टीरियन रूलर्स चले गए उसके बाद में शाक, पार्थियन और कुषाण रूलर्स ने इंडिया पर रूल किया था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रूल किया था और उन्होंने उसी तर्ज पर कॉइन को छापा है, उसी तर्ज पर कॉइन्स को बनाया है जैसे इंडो बैक्टीरियन कॉइन्स बने हुए हैं। ये जो कॉइन्स हैं इन्होंने जो हिस्ट्री बताई है वो 3 राजाओं के बारे में बताई है। पहले शाक रूलर्स के बारे में पूरी हिस्ट्री इन्होंने बताई है, दूसरी पार्थियन या फिर पहलव कह सकते हैं, और तीसरे कुषाण रूलर्स के बारे में पूरी हिस्ट्री हमें जो उनके बारे में पता चली है वो इन्हीं कॉइन से पता चली है। अगर ये कॉइन नहीं होते तो हमें मालवास, यौध्यास और मित्र जो रूलर हैं पांचाल के उनके बारे में कोई पता ही नहीं चलता। यही कॉइन है जिन्होंने इनके बारे में भी बताया कि ये रूलर्स भी थे। सबसे पहले जो रुद्रदमन है उन्होंने जो है ये कॉइन्स को इशू करा था, वो भी संस्कृत लैंग्वेज में। इसमें जो भी लिखा हुआ था वो सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ था। फिर सतवाहन रूलर्स हैं, उन्होंने जो कॉइन्स इशू करे हैं वो लेड के थे, जो कि मेनली अगर पूछा जाए कि कौन से कॉपर के कौन से मेटल की यूज़ करे थे तो वो थे लेड के। फिर कॉपर के भी यूज़ करे और ब्रॉन्ज के और पोटेन के। कुषाण रूलर हैं वो पहले ऐसे रूलर्स हैं जिन्होंने कि गोल्ड कॉइन्स को इशू करा है रेगुलरली, ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया और बस हो गया, लेकिन इन्होंने क्या करा है रेगुलरली उसको इशू करा है और काफ़ी लार्ज स्केल में इशू करा है। लार्जेस्ट नहीं बोला है यहाँ पर लार्ज स्केल बोला है। लार्जेस्ट में दूसरे रूलर्स आएंगे। इन्होंने क्या करा है गोल्ड कॉइन्स को पहले इशू करा है और वो भी लार्ज स्केल में इशू करा है कुषाण रूलर्स ने, और ये काफ़ी प्योर होते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप के जो कॉइन्स हैं वो हैं गुप्ता कॉइन्स। गुप्ता कॉइन्स, ये जो गुप्ता रूलर्स हैं उन्होंने क्या करा है गोल्ड कॉइन्स को सबसे ज़्यादा नंबर में इशू करा है। सबसे पहले जो इशू करा है वो कुषाण रूलर्स ने करा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो इशू करा है वो करा है गुप्ता रूलर्स ने। गुप्ता रूलर्स में ये बात की जाए तो चंद्रगुप्त फर्स्ट हैं, उन्होंने वो ऐसे पहले रूलर थे जिन्होंने सारी जो उनकी कॉइन्स थी वो गोल्ड कॉइन्स उन्होंने सबसे पहले इशू करे हैं। उन्होंने सिर्फ एक ही तरीके के कॉइन्स हैं जिनको इशू करा है, उसको कह सकते हैं हम किंग क्वीन टाइप या फिर चंद्रगुप्त कुमार देवी टाइप। ये जो टाइप्स हैं ये सारे जो भी गुप्ता रूलर्स हैं उनके अलग अलग टाइप के कॉइन्स थे। तो इसमें चंद्रगुप्त फर्स्ट के जो टाइप है वो है किंग क्वीन टाइप। ओरिजिनल टाइप जो समुद्रगुप्त हैं उनके जो टाइप हैं उन्होंने किस तरीके के कॉइन्स को इशू करा था वो है गरुड़ टाइप, धनुर्धारी टाइप, एक्स टाइप, अश्वमेघ टाइप एंड व्याघ्रनानी टाइप एंड वीणा वादन टाइप ऑल्सो। फिर अगर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड की तो उन्होंने अश्वरोही टाइप, छत्रधारी टाइप, चक्र विक्रम टाइप जो कॉइन्स है वो इशू करे हैं। कुमारगुप्त फर्स्ट की बात करी जाए तो इन्होंने खड़ाधारी टाइप, गजरोही सिन्हीनंता, खांग निहंता टाइप के और कार्तिकेय एंड अप्रतिज्ञ मुद्रा टाइप के भी इन्होंने इशू करे हैं। गुप्ता रूलर्स में बात की जाए तो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड जो हैं वो ऐसे पहले रूलर थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स को भी इशू करा है। रामगुप्त की बात की जाए तो ये पहले और ऐसे अकेले रूलर हैं जिन्होंने कॉपर कॉइन्स को इशू किया है। जो गोल्ड कॉइन्स गुप्ता पीरियड में इशू की गई थी उनको दिनार बोला जाता है और सिल्वर कॉइन्स जो भी इशू हुई थी उनको रूपक बोला जाता है। गाइस, हमने यहाँ पर इंडिया के जितने भी कॉइन्स थे उन सबको तो कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं फॉरेन कॉइन्स, मतलब कि ऐसे कॉइन्स जो कि इंडिया से तो नहीं मिले हैं, मतलब इंडिया में नहीं बने हैं, वो उनको इशू किसी दूसरे देश में करा गया है। तो हम देखते हैं, लेकिन वो कॉइन्स कैसे हैं। वो कॉइन्स जो हैं फॉरेन देश में तो वो हैं, वहाँ पर इशू करे हैं, लेकिन वो इंडिया की हिस्ट्री बताते हैं, इसीलिए हम उसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं।
तो साउथ इंडिया की बात की जाए, साउथ इंडिया में भी अगर अब सबसे ज़्यादा मेन बात करें तो पौंडीचेरी की बात कर लो, कर्नाटक की बात कर लो, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये वो प्लेस हैं जहाँ से हमें बहुत सारे गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स मिले हैं रोमन एम्पायर की। अब ये इन कॉइन्स का मिलना हमें क्या बता रहा है, ये जो कॉइन्स हमें साउथ इंडिया से मिले हैं ये हमें ये बता रहा है कि इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच में काफ़ी अच्छे ट्रेड रिलेशंस रहे होंगे एंशिएंट इंडिया में। और ये जो कॉइन्स मिले हैं ये किसके पीरियड के हैं, ये जब उस टाइम पर रोम में अगस्तस एम्परर थे और टिवरस एम्परर थे, उस टाइम के कॉइन्स हमें मिले हैं। तो इससे हमें ये साफ़ हो जाता है कि जब अगस्तस और टिवरस वहाँ के राजा थे तब इंडिया के और रोम के बहुत अच्छे ट्रेड रिलेशंस थे। सो गाइस, हमने यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में पिछली वीडियो में हमने कवर कर लिया था इंस्क्रिप्शंस को, इसमें हमने कॉइन्स को कवर कर लिया है और अब हम इसका लास्ट पार्ट जो है मॉन्यूमेंट्स का उसको कवर कर लेते हैं। सो गाइस, मॉन्यूमेंट्स से हमें क्या क्या पता चलता है अपनी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। मॉन्यूमेंट्स जिसमें क्या क्या आता है, आर्किटेक्चर आता है, स्कल्पचर आते हैं, पेंटिंग्स आती हैं, ये सारी चीज़ें हमें क्या बताती हैं उस टाइम पर क्या सोशल कंडीशंस थी, इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस, वहाँ के राजा कैसे थे, वो अपने प्रजा के साथ में उनके कैसे रिश्ते थे, ये सारी चीज़ें हमें मॉन्यूमेंट से ही पता चलती हैं। और रिलीजियस उनका वो किस रिलीजन में ज़्यादा बिलीव करते थे, वहाँ पर शांति थी कि नहीं थी, कौन कौन सी लड़ाई हुई थी और कौन सा मेटल ज़्यादा था, वो जो है पेंटर्स को सपोर्ट करते थे कि नहीं करते थे, उनकी हॉबीज़ क्या थी, ये सारी चीज़ें मॉन्यूमेंट्स में बता देती हैं। जैसे कि हमने अभी तक देखा है कि हमने जितने भी सोर्सेज थे उनको इंडिजीनियस और फॉरेन में डिवाइड करके पढ़ा था, इसको भी ऐसे ही पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं इंडिजीनियस मॉन्यूमेंट्स को। इसमें हमारे जैसे हमने देखा है कि हमारी जो हिस्ट्री है वो हड़प्पा से शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले जो मॉन्यूमेंट्स की बात की जाएगी वो हड़प्पा की कर लेते हैं। जैसे ही हड़प्पा की शुरुआत हुई, हड़प्पा का जैसे मिला हमें मोहनजोदाड़ो, यहाँ पर जो हमने एक्सकेवेशन यहाँ की खुदाई करनी शुरू की, तब हमें पता चला कि इंडिया की जो हिस्ट्री है वो वैदिक एज से कई साल पुरानी है, कई हज़ार साल पुरानी है। पहले माना जाता था कि जब वैदिक आर्यंस हैं वो इंडिया में आए तब से इंडिया की हिस्ट्री है, लेकिन जब हमने यहाँ पर खुदाई की और हमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसी जगह मिली तब हमें पता चला कि हमारी हिस्ट्री तो 5 मिलेनियम ईयर पुरानी है। तब हमें एक नई सिविलाइजेशन भी मिली जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर कई सारी चीज़ें हमें मिली हैं जिसको हम आगे के चैप्टर्स में कवर करेंगे। उसके बाद में दूसरी जो जगह हमने खुदाई की वो थी अतरंजी खेड़ा, जिससे कि हमें इंडियन गैंगेटिक वैली के बारे में पता चला और पता चला कि वहाँ पर कितना ज़्यादा आयरन का यूज़ होता है। नेक्स्ट खुदाई की है वो साउथ इंडिया में की है, जिससे कि हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। जैसे कि अभी हमने देखा था कि कॉइन्स मिले हैं साउथ इंडिया में, ऐसे ही जब कॉइन्स मिली है ऐसी और चीज़ें भी मिली हैं जिससे हमें पता चलता है कि बहुत अच्छे ट्रेड रिलेशंस थे इंडिया के और रोम के। ये हमने जब साउथ इंडिया में खुदाई की तब पता चला। जो कई सारे टेम्पल्स भी हमें मिले हैं, जैसे कि दशावतार टेम्पल मिला है देवगढ़ में, उत्तर प्रदेश में है, जो कि वो गुप्ता पीरियड का है, जो कि नगाड़ा स्टाइल में बनाया गया है, जो हमें काफ़ी कुछ हिस्ट्री के बारे में बताता है। बेस्ट एग्जांपल है अगर नागर स्टाइल के टेम्पल्स की बात की जाए तो है लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर जो उड़ीसा में है। ये भी काफ़ी अच्छी हिस्ट्री बताता है हमें इंडिया की, जिसको केसरी किंग ने बनवाया था। द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल की बात की जाए तो बृहदेश्वर टेम्पल, जिसको राजा राजेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, ये तंजौर में है और चोल किंग राजा फर्स्ट ने इसको बनवाया। अर्लीस्ट स्टैचू जो कि इंडिया में मिला है वो स्टैचू है इंडस सिविलाइजेशन का, जिसमें हमको स्टैचू मिला है डांसर का मिला है हड़प्पा से, और ब्रोंज स्टैचू मिला है बीमन का मिला है, नटराज का मिला है और एक बियर्ड मैन का मिला है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें बहुत कुछ हिस्ट्री के बारे में बताती हैं। अर्लीस्ट अगर सैम्पल की बात करें, पेंटिंग के बारे में बात करी जाए तो केव पेंटिंग जो है इंडिया में काफ़ी फेमस है। अजंता, एलोरा, ये सारी जगह हैं, भीमबेटका है, ये सारी भी हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। तो ये काफ़ी अच्छे सोर्सेस हैं इंडिया के मॉन्यूमेंट्स को देकर। अब जो है ये तो इंडिया के मॉन्यूमेंट्स की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं फॉरेन मॉन्यूमेंट्स की, जो कि इंडिया के तो नहीं है लेकिन इंडिया के हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं। ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये जो साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से हमें मिले हैं और वो इंडिया के बारे में बताते हैं। मेनली बात की जाए तो इंडोनेशिया से मिले हैं, मलेशिया से मिले हैं, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, बर्मा, इन सब जगह से ये सारे मॉन्यूमेंट्स मिले हैं। पहले मॉन्यूमेंट की बात करें तो है बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ बोरोबुदुर, जो कि इंडोनेशिया से मिला है। इसको शैलेंद्र डायनेस्टी ने बनवाया था और ये श्री विजय एम्पायर से रिलेटेड है।
ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बुद्धिस्ट टेम्पल जितने भी हैं उनमें सबसे बड़ा टेम्पल है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल यही टेम्पल है। कौन सा है? बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ बोरोबुदुर। नेक्स्ट मॉन्यूमेंट है वैष्णव टेम्पल, जो कि अंकोर वाट में मिला है, कंबोडिया में है। इसको सूर्यवर्मा ने इसको बनवाया था। कौंडिन्य डायनेस्टी के हैं, कंबुज के हैं। और तीसरा है आनंद पगोड़ा, एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, पगन बर्मा में मिला है, जिसको बर्मा को अब हम बोलते हैं म्यांमार, वहाँ पर मिला है। और क्यानजित्ता ने इसको बनवाया था। सो गाइस, यहाँ पर हमारे जितने भी हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं, चाहे वो लिटरेरी सोर्सेज हों या फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हों, यहाँ पर सारे हमने कवर कर लिए हैं। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम प्री हिस्टोरिक पीरियड को डिस्कस करेंगे। टिल दैट कीप योर नॉलेज एज